जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। बहुत रिच व्लॉग है आज का। बहुत बड़ी खबरें हैं। आर्मी चीफ की वार्निंग सामने आ गई है। किसके लिए आई है इस पे बात करेंगे, लेकिन ख़त लिखने वाले के अपने खिलाफ एक ख़त आ गया है। वो क्या मामला है वो आपको बताएंगे। फिर बताएंगे आपको कि पीटीआई पर पाबंदी लगने का ख़तरा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इस पर बात करेंगे। और फिर उसके अलावा एक दो और छोटे छोटे मामला हैं उनके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन आप मुझे तो जानते हैं, मैं हूं एजाज अहमद। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं एएम न्यूज़ पर। एएम न्यूज़ को देखते रहिए, आपको जो इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिलेगी एएम न्यूज़ पर वो बिल्कुल अलग होगी। नाज़रीन आगाज़ कर लेते हैं जरा सिंध से। आपको पता है सिंध एक बेयार और मददगार सूबा समझा जाता है। इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठकर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है, लेकिन कई बातें हकीकत भी हैं। मिसाल के तौर पर सिंध में कच्चे के डाकू जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक वहशत का मुजाहरा कर रहे हैं, बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये खाली कच्चा नहीं है। मतलब ये सिर्फ सिंध का कच्चा नहीं है। ये रहीम यार खान और जो राजापुर के दरमियान जो दरिया सिंध का इलाका है, यहाँ से कच्चे का आगाज़ होता है। दोनों जानिब जंगल है। पंजाब में आपको याद है कुछ अर्सा पहले एक ऑपरेशन हुआ था, भरपूर ऑपरेशन हुआ था। उसमें कुछ लैंड खाली कराई गई थी। फिर उसमें से 10,000 एकड़ के करीब लैंड जो है वो एक और साहब ने ठेके पर लिया। वो गन्ना उगाएंगे और चीनी बनाएंगे। लेकिन ये तकरीबन 300 साढ़े 300 मील का इलाका बनता है, क्योंकि कच्चे से दरिया गुजरता है, बल्क खाता है, वहाँ पे सिंध में दाखिल होता है और उसके बाद घुटकी सखत तक जाता है। कुछ हिस्सा शिकारपुर का लगता है, कुछ हिस्सा जैकोबाद का लगता है। तो इस तरह नाज़रीन जो वहाँ उस एरिया में जो डाकू हैं, और सिंध के दोस्तों से जब मेरी बात थी तो वो कहते हैं कि अब शेख बिरादरी बड़ी तादाद में है और वहाँ महर कबाइल हैं, जतोई कबाइल हैं, उनकी आपस की दुश्मनी है और उसी को इस्तेमाल किया जाता है। वो दुश्मनियाँ बाद में डाकू में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद मफादात लोगों के बड़े कच्चे के अंदर जो है वो एक फसल बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी फसल होती है, फ्रूट बहुत होता है, वो अरबों रुपए का कारोबार है। तो ये इस तरह के मफादात है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, कुछ सियासतदान भी इन्वॉल्व होंगे, और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन कच्चे के डाकू के पास जदीद तरीन असला भी है। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स भी कहते हैं कि मौजूद है, और दूरबीनें भी मौजूद हैं। उनके पास ड्रोन्स भी मौजूद है। वो तो आपको बता दिया था उन्होंने। फिर उनके पास वो असला जो अफगानिस्तान में नेटो छोड़ कर गया था। लेकिन 2 रोज़ पहले यकम मई को यानी गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की सदारत में कराची में इजलास हुआ। उन्होंने कहा 2 बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, 3 बातें। उन्होंने कहा एक तो डाकू कच्चे के हों या पक्के को, उनको ख़त्म करें। रैंसम अगवा बराए तावान और ज़मीनों पर कब्जे कबूल नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंशियात जिस तरह तालीमी इदारों में पहुँची है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आज उस तराजू में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। एपेक्स कमेटी को बताया गया कि गैर मुल्कियों की में 60,000 से ज़्यादा लोग जाली शनाख्ती कार्ड कर दिए गए हैं बैन। फिर तकरीबन 70,000 के करीब गैर मुल्कियों को निकाला गया है। तो ये सिंध काबीना को ये बताया गया। को कमांडर कराची भी मौजूद था, चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि गैर मुल्कियों पर नजर रखें, उनकी मैपिंग की जाए। और फिर कच्चे और पक्के के जो डाकू है कराची में, जो मोबाइल छीनने वाले हैं, मोबाइल स्नैचर, जो डकैतियाँ मारते हैं, और जो कच्चे के लोग हैं, उन सब के खिलाफ ऑपरेशन होगा। रेंजर्स को मजीद इख्तियार दे दिए गए हैं। रेंजर्स को कच्चे में भी दिया जा रहा है, लेकिन कच्चे का ऑपरेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक बलूचिस्तान और जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ उनकी एफसी, उनकी पुलिस जो है वो सिंध पुलिस की मदद नहीं करेगी। और पंजाब की बारी सिंध पुलिस से मदद ले ली गई थी। अब देखें सिंध पुलिस मदद करती है या नहीं। भारत दादी ने बड़ी खबर थी, हमने कहा आपको इससे आगाह करते हैं। उसके साथ साथ आपको एक और छोटी सी खबर बता देते हैं। इतना चल रही है कि आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। मैंने चेक किया बहुत सारे लोगों से। अब वो गौर कर रहे हैं, वो समझते हैं कि आशा भुट्टो जरदारी उनको रिप्लेस कर सकती हैं। फिर वो अपनी बहन जो है फरियाल तालुक साहिबा, उन पर भी गौर करें, उनके नाम पर भी, क्योंकि वो भी पोलिटिकली बड़ी समझदार खातून है। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन मैंने चेक किया तो खबर तो ये चल रही कि जनाब आसिफ जरदारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया, यह आपको बताना मकसूद था। अब आते हैं असल मामला की जानिब। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो रिसालपुर अकेडमी पीर में PF के कैडेट्स की ग्रेजुएशन की तकरीब थी, पासिंग आउट जिसको कहते हैं, वो वहाँ थे। और उन्होंने आज बहुत बारकतुल आराए खिताब किया। उन्होंने खिते में ताकत के तवाज़ुन का तज़किरा किया, कश्मीर का तज़किरा किया, गज़ा की जंग का तज़किरा करते हुए कहा कि जंग कैसे बचाई जाती है, ये ज़रा गज़ा में देखा जाए।
یہ سب باتیں اپنی جگہ انہوں نے کیڈٹس کو کا بڑا مورال بھی بڑھایا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے، پرسنل کریکٹر کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کچھ باتیں ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ادارے ہیں، یعنی عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، بیوروکریسی ہے، یوں سمجھے کہ ان کو بھی مخاطب کرتے کہا. لیکن سب سے زیادہ بڑا مخاطب پی ٹی آئی ہے. 9 مئی سر پر ہے ناظرین، اب اس کی 1 سال ہونے کے. پچھلے سال 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی ہوا، عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح سے کچھ الزامات عائد کیے وہ برداشت کر لیے گئے تھے. لیکن پھر اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ایک کیمپین جاری ہے. عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کبھار ایکشن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ جو ہے وہ نون پی ٹی آئی لوگ ہیں. جیسے شہزاد اکبر نے بیٹھ کر الزام لگا دیا لندن سے کہ ایجنسیاں مروانا چاہتی ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہیں انگلینڈ میں. دفتر خارجہ کو آ کر شہزاد اکبر کے دعوے کی تردید کرنا پڑی، کیونکہ یہ ڈپلومیٹک معاملہ ہے، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کا معاملہ ہے اور پاکستان پہلے ہی معاشی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. نارملی دفتر خارجہ انوالو نہیں ہوتا، لیکن آج کے ترجمان دفتر خارجہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے بہت واضح اور کھل کر جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر غلط کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی ایجنسیاں وہاں کوئی ایسا کام نہیں کرتی، اپنے شہریوں کو نہیں مارتی، اور خاص طور پہ بیرون ملک ایسی کوئی واردات جو ہے نا وہ ایجنسی سوچ بھی نہیں سکتی. اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے. جنرل آصف منیر پر الزامات کیا تھا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان پر الزامات عائد کیے تھے. جنرل فیصل نصیر پر تو عمران خان شروع سے الزامات عائد کر رہے ہیں. ایک بھی نہیں ہوتا، تمام الزامات وقت کے ساتھ ساتھ غلط بھی ثابت ہوتے رہے. پھر بشا بی بی نے یہ کہا کہ مجھے زہر دیا گیا اور انہوں نے ہارپک کا تذکرہ کیا. ٹیسٹ ان کے 2 بار ہوئے، دونوں بار وہ ٹیسٹ کلیئر ہے. عدالت میں بھی یہ رپورٹ کر دیا گیا کہ زہر خورانی کا کوئی زہر دیے جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ملا، زہر کے ذرات نہیں پائے گئے بیٹے میں کسی بھی طرح. حالانکہ 3-4 مہینے جو ہے نا میں یہ ذرات لوکیٹ ہو سکتے ہیں، اگر یہ دیا گیا ہوتا تو شاید ہو جاتا. بشرا بی بی کرکرے بہت کھاتی ہے، مسالے والے ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے ان کی طبیعت میں کچھ خرابی آ سکتی ہے. میدے میں البتہ کچھ سویلنگ بتائی گئی تھی اس رپورٹ میں. اس کے بعد بشا بی بی نے کہا میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، یعنی عمران خان کو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو کچھ ہوا تو یہ 3 نام لیے انہوں نے آرمی چیف سمیت. پھر عمران خان نے کہا کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں جنرل آصف منیر کو نہیں چھوڑوں گا. اس حد تک بات چلی گئی ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ الزامات عائد کر رہے ہیں ایک ادارے کے سربراہ پر جو پاکستان کی حفاظت کا ذمہ دار ادارہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا ذمہ دار ادارہ ہے. اس پر جب آپ الزام عائد کریں گے تو اس کے اندر کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ سیاستدان جب الزام عائد کرتا ہے وہ پکڑائی تو نہیں دیتا، عدالتوں میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی قانون کی زد میں وہ نہیں آئے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور 9 مئی بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. 9 مئی کو ہم اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ 9 مئی کو کس طرح پرسو کیا جاتا ہے. لیکن یہ وارننگ اسی تناظر میں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی. اس وقت کے صدر عارف الوی نے فوری طور پر ریزولوشن آرڈر پر سائن کر دیے. وہ بھی آئین کے خلاف ورزی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. پھر قاسم سوری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو بیک جنبش قلم اڑا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر ملکی سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں سپریم کورٹ نے بندیال کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ان کو جو ہے اس اقدام کو آئین توڑنے کے مترادف قرار دیا تھا. آج جو ہے قاسم سوری کے خلاف ایک سماعت بھی سپریم کورٹ میں. الزام یہ ہے کہ قاسم سوری نے ایک تو آئین توڑا، دوسرا یہ آرٹیکل 5 کا جعلی سہارا لے کر. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ تو الیکشن ہارے ہوئے تھے اور حکم امتناع پر وہ ڈپٹی اسپیکر تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ ان کو نوٹس کر دیے گئے ہیں، ابھی نہیں ہوئی. لیکن پھر اب مسلسل نظام تلاشیاں جو ہے، اور پھر ہماری حکومتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ حکومت کو مثال کے طور پر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پنجاب اسمبلی ٹوٹی، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے. مشکل ہے، سپریم کورٹ نے انٹروین کرا کر الیکشن کرائے. قومی اسمبلی نے مدت پوری کی، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ جب حکومتوں کو اپنا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کر لیتے ہیں، لیکن کئی معاملات آئین کے خلاف ورزی جاری رکھتے ہیں. ان سب کو آرمی چیف نے وارننگ دی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنی آئینی حدودوں کا پتہ ہے اور سوشل میڈیا پر جو آپ الزام تراشیاں کرتے ہیں
वो भी क्या आज़ादी इजहार और आज़ादी राय, ये दोनों जो हैं वो उनका हमें पता है, हम अपनी हदूद क़यूद में रहते हैं। आर्टिकल 19 का उन्होंने तस्करा किया, उन्होंने कहा हम अपनी हदूद क़यूद में रहते हैं, आप भी अपनी हदूद, दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी हदूद में रहेंगे। ये बड़ी वार्निंग, आप देखें इस पर क्या, इसको कैसे लिया लेते हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि आज उन्होंने एक वाइट पेपर भी शाये कर दिया, फिर अली अमीन गंडापुर ने भी एक धमकियाँ में इस तकरीर की। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे चलकर इस पर क्या होता है। अब नाज़रीन आते हैं दोनों बड़ी खबरों की जानिब। एक खबर तो ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जो सुल्खेन है, वो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा मदाखलत का, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके खिलाफ एक मुबैना ख़त सामने आया है। उस ख़त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो जो बात तदलिया है, यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसमें मदाखलत करते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट कराते हैं, अपने मुखालिफिन को की राहें मसदूद कराते हैं। फिर जजिस को लाइन दी जाती है, इवन के कत्ल के मुकदमात में भी लाइन दी जाती है कि किस किस्म का फ़ैसला होना है। यानी मफादात का टकराव है ना, ये आप अपने मफाद के लिए नीचे से अपने फ़ैसले लेते हैं अपने लोगों के हक़ में, चाहे वो कितने बड़े मुजरिम हों, और फिर जो जज उनकी बात मानते हैं उनके साथ ठीक सलूक रखा जाता है, जो नहीं मानते उनका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाता है, यानी एसीआर ख़राब कर दी जाती है। बड़ा संजीदा मामला है नाज़रीन। फिर ये भी कहा गया है उसमें कि तकर्रियों में जो है वो अक़रबा परवरी की जाती है, पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, फिर प्रमोट किया जाता है अपने पसंदीदा वकला को, और नापसंदीदा वकला जो है वो चाहे कितने भी काबिल हों उनके रास्ते मसदूद किए जाते हैं। ये बहुत संजीदा इल्ज़ाम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना होगा। नाज़रीन अब आखिर में चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को एक समाअत की, जो इंटर पार्टी इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई को खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि हमारे फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद आपकी तमाम तरमीमें डिज़ॉल्व हो गई, आपकी तरजीब ख़त्म हो गई, सीसी आपकी ख़त्म हो गई, जनरल बॉडी भी ख़त्म हो गई। आपने किस बुनियाद पर जनरल बॉडी कन्वीन करके इलेक्शन करा लिया है, और आपका आइन जो कहता है इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्टेड होगा सीईसी के ज़रिए, तो आपने तो उसको इलेक्ट नहीं किया। फिर आपने उस खत में उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जो मुखालिफिन थे, आपके जो पिटिशनर थे, उनके जो निकात हैं उनका भी जवाब नहीं दिया, तो अब पीटीआई ने उनसे जवाब देने का वक्त मांगा है। और इलेक्शन कमीशन ने ये अंदिया भी दिया है कि अगर आप क्यों ना आप पर पाबंदी आयद कर दी जाए। नाज़रीन मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, ये बहुत संजीदा मामला है। पीटीआई मुसलसल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 208 का तस्करा किया है इलेक्शन कमीशन ने, यानी उन्होंने ये बताया है कि आपने कहाँ का खिलाफ वर्जियाँ की है। मैं भी बहुत अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीटीआई की जानिब से ये आइनी खिलाफ वर्जियाँ, उस पर पाबंदी लगने का बायस हो सकती है, लेकिन इस वक्त पीटीआई जिस मूड में है वो तशादुम के मूड में है। एक जानिब वो मुज़ाकरात का डोल डालती है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी इसलिए करना चाहते हैं कि फ़ौज को घसीटा जाए सियासत में, लेकिन बिल्कुल कोरा जवाब हो गया वहाँ से। अब वो चाहते हैं कि ये इस किस्म की और काम किया जाए, ताकि क्योंकि वो उनका जो है बयानिया वो सोशल मीडिया पर बिकता है, तो सोशल मीडिया पर बयानियाँ बेचने के लिए वो और बेचेंगे अगर ये पाबंदी लग जाती है तो। बस यही उनका मसला है। और लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर बयानियाँ बेचेंगे अपने अदालों के ख़िलाफ़, खुद आपके आइन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो, तो अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। ये बात इसमें बहुत बारीक सी लाइन है। अदालतों में खिलवाड़ किया जाता है आइन और कानून के साथ। साइफर का मामला चल रहा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब है। पाकिस्तान को नुकसान होता है तो हम सब का नुकसान होगा, अदारों का नुकसान होगा, पीटीआई का अपना नुकसान होगा। बहरहाल अब नाज़रीन पीटीआई ने इसका जवाब देना है, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।